वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आज के इस सेशन में हमने लिया है प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें इंक्लूड किए गए हैं झारखंड पीजीटी के लिए और यूपी पीजीटी के लिए इनकम टैक्स के क्वेश्चन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स इज ए। इनकम टैक्स है, देखिए इनकम टैक्स क्या है। ऑप्शंस आर देयर। ए डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, बी इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर, सी प्रोग्रेसिव टैक्स प्रतिगामी कर, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या है? इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्टली किसी पर्सन पे इम्पोज किया जाता है और इसका बर्डन किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम टैक्स इज लिविड ऑन दोज इंडिविजुअल्स। आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है ए whose income is less than exempted limit in any previous year, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में करमुक्त सीमा से कम है। दूसरा ऑप्शन है whose income is more than exempted limit in any previous year, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में करमुक्त सीमा से अधिक है। सी whose income is up to 2,50,000 in any previous year, जिनकी आय किसी भी गत वर्ष में 2,50,000 तक है। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इनकम टैक्स उन्हीं पे एप्लीकेबल होता है जिनकी इनकम एग्जेम्प्टेड सीमा से ज़्यादा है। और एग्जेम्प्टेड सीमा क्या है? न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से 2,50,000 एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेट्स ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिफरेंट स्लैब्स ऑफ इनकम इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी। आयकर की दरें एक व्यक्ति करदाता के लिए आय के विभिन्न खंडों के लिए होती है। ए डिक्रीजिंग घटती हुई, बी इंक्रीजिंग बढ़ती हुई, सी कांस्टेंट स्थिर, डी नन ऑफ दीज। देखिए एक व्यक्ति करदाता के लिए आय के विभिन्न खंड कोई भी हो, चाहे वो जिनकी 60 साल से कम एज हो, 60 साल से ज़्यादा हो या 80 साल के से ज़्यादा हो, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनकी जो टैक्स की दरें वो भी बढ़ती जाती है। और इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा बी इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनकम टैक्स वाज लिविड इन इंडिया फर्स्ट बाय द फॉलोइंग। भारत में सर्वप्रथम आयकर निम्नलिखित द्वारा लगाया गया है। कब लगाया गया? देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 के विद्रोह में, 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो रेवोल्यूशन हुआ था क्रांतिकारी, तो उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था। और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने पहली बार इनकम टैक्स लेवेड किया था, इम्पोज किया था। तो देखिए ऑप्शन में सर ल्यूकस पेसियोली, सर न्यूटन, सर जेम्स विल्सन। तो राइट आंसर इज डी सर जेम्स विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल द इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन इंडिपेंडेंट इन इंडिया इन द ईयर। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आयकर अधिनियम लिखित वर्ष में बना था। कब बना था? एक्ट कब पास हुआ था? ऑप्शन देखिए ए 1956, बी 1962, सी 1961, डी 1990। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1961 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड बाय द फॉलोइंग रेट। आयकर की राशि पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर निम्नलिखित दर से लगाया जाएगा। ऑप्शन देखिए ए 2%, बी 1%, सी 4%, डी नन ऑफ दीज। तो याद रखिए आप हेल्थ एंड एजुकेशन 4% की दर से ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स्ड अंडर। आयकर की दरें कौन निर्धारित करता है? किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, बी फाइनेंस एक्ट के द्वारा, सी ऑर्डिनेंस के द्वारा, और डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है इसका बी फाइनेंस एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट प्रोवाइडेड इन न्यू टैक्स रिजाइम टू सीनियर सिटीजन। नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली कर मुक्ति की सीमा क्या है? देखिए ओल्ड टैक्स रिजाइम अब तक लगता था, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमने देखा था कि 2,50,000 तक 60 साल से कम व्यक्तियों के लिए 2,50,000 तक लिमिट थी एग्जेम्पशन की, और 60 साल से ऊपर वालों के लिए 3 लाख थी, और 60 से 80 से ऊपर वाले सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख थी। लेकिन अभी नई जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसके तहत उन्होंने जो व्यवस्था करी है उसमें 2,50,000 की रेट है। उनका जो एज का लिमिट एज कुछ भी हो, चाहे वो 60 साल से कम हो 60 साल से ज़्यादा, उनके लिए 2,50,000 की ही लिमिट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी 2,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रेट्स ऑफ इनकम टैक्स हैव बीन इंक्लूडेड इन न्यू टैक्स रिजाइम। नई कर व्यवस्था में आयकर की कितनी दरें शामिल की गई हैं। देखिए ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पे 3 दरें हैं, लेकिन जो न्यू टैक्स रिजाइम है वहाँ पर कितनी दरें हैं, 7 हैं। कहाँ से शुरू होती है, जो एग्जेम्प्टेड लिमिट है वो 2,50,000 है, उसके बाद 2,50,000 1 रुपये से लेकर के 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख 1 रुपये से लेकर के 7.5 लाख तक का 10%, इस प्रकार से 30% तक का बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है कि नई कर व्यवस्था में आयकर की कितनी दरें शामिल हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर इज, कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है। वैसे तो कर निर्धारण वर्ष हो और चाहे गत वर्ष हो, 12 महीने का पीरियड होता है। कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च दूसरे साल की 31 मार्च को खत्म होता है। ये पूरा 12 महीने का पीरियड। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कुछ विशेष दशाओं में जब एसएससी के बारे में ऐसा पता चलता है डिपार्टमेंट को कि इनका भी वापस आने का जो है इरादा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रीवियस ईयर होता है उसे ही असेसमेंट ईयर माना जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कर निर्धारण वर्ष की अवधि होती है, तो देखिए ऑप्शन 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर और 1 जुलाई से 30 जून को। तो याद रखिए ये 12 महीने का पीरियड होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को, और बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर ऑलवेज, इंसान गत वर्ष सदैव समाप्त होता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि हर साल की 31 मार्च को ही प्रीवियस ईयर समाप्ति होता है। तो ऑप्शन देखिए 31 मार्च, बी 30 अप्रैल, सी 30 जून, डी 31 दिसंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड। कहते हैं असेसमेंट ईयर से ठीक पहले जो 31 मार्च होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन देखिए कैलेंडर ईयर, बी असेसमेंट ईयर और सी प्रीवियस ईयर गत वर्ष, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल कुल आय एवं कुल आय में है क्या है। देखिए इट इज फाउंड बिटवीन ग्रास टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, इन दोनों में क्या पाया जाता है, ए यूनिफॉर्मिटी, बी डिफरेंस, सी सम डिफरेंस, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए ग्रास टोटल इनकम जीटीआई जिसके नाम से जिसे हम जानते हैं जीटीआई, ग्रास टोटल इनकम में से अगर हम लेस कर देते हैं, क्या लेस कर देंगे, डिडक्शंस। और डिडक्शंस कहाँ से कहाँ तक के, देखिए डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U यहाँ तक के डिडक्शंस लेस कर दिए जाते हैं तो क्या मिलता है, इसको टोटल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें अंतर, यह है यूनिफॉर्मिटी, डिफरेंस, सम डिफरेंस, नन ऑफ दिस। तो बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन लिव्स इंडिया परमानेंटली ऑन 23/12/2021। 23/12/2021 को उसने इंडिया छोड़ दिया है और उनका इरादा क्या है कि हम परमानेंटली छोड़ दिए हैं, अब दोबारा इंडिया में वापस लौट करके नहीं आएंगे। ऐसी कंडीशन में जब एसएससी का इरादा दोबारा भारत वापस ना आने का हो तो जो प्रीवियस ईयर है वही असेसमेंट ईयर बन जाता है। तो ऑप्शंस कहते हैं कि ये 2019-20 इनका जो है उसका कर निर्धारण वर्ष होगा कि 2021 होगा, 22-23 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या है, 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा और 31/12/2021 को ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम इंक्लूड्स फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसिप्ट। आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित है, ए स्टैट्यूटरी रिसिप्ट, बी इलीगल रिसिप्ट, सी स्टैट्यूटरी एंड इलीगल बोथ, और डी नन ऑफ दीज। याद रखिए इनकम टैक्स में लीगल और इलीगल इनकम के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है, उनके लिए सारी चीजें बराबर हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टैट्यूटरी एंड इलीगल बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम टैक्स इज पेड इन द फॉलोइंग ईयर। आयकर का भुगतान निम्नलिखित वर्ष में किया जाता है। याद रखिए हमेशा जो भी आयकर होता है प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम पर जो टैक्स दिया जाता है वो असेसमेंट ईयर में दिया जाता है। ऑप्शन देखिए इन अकाउंटिंग ईयर, बी इन प्रीवियस ईयर, सी इन असेसमेंट ईयर, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा इन असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पर्सन लाइबल टू पे इनकम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अदर पर्सन इज कॉल्ड, अन्य व्यक्तियों की आय पर कर चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को कहते हैं। देखिए ए रियल एसएससी, बी एसएससी ओनली फॉर द नेम, डी डीम्ड एसएससी और डी नन ऑफ दिस। देखिए क्या होता है कि वैसे तो जिसके ऊपर इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है उसे हम एसएससी यानी करदाता के नाम से, लेकिन दो तरह के और एसएससी होते हैं। एक जब कोई मेन एसएससी के बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन एसएससी बन जाता है, ऐसी कंडीशन तब होती है कि जो मेन एसएससी है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है और उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वही उसका डीम्ड एसएससी माना जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि किसी पर्सन पर पर्टिकुलरली इम्पोज किया गया इनकम टैक्स, लेकिन उस पर्सन को जिम्मेदारी दी जाती है कि जिस पर्सन को भी वो उसके द्वारा इनकम कराई जाती है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की इनकम कराता है, अगर एम्प्लॉयर से ये कहा जाता है कि देखिए टैक्स की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की बनती है, लेकिन अगर एम्प्लॉय ने अगर टैक्स नहीं दिया तो एम्प्लॉयर को टैक्स देना पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट इन एसएससी, जिसको बोलते हैं चूक से करदाता। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ऐसे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, या ऐसे जिसमें होस्ट गेस्ट को पेमेंट करता है, लेकिन होस्ट की जिम्मेदारी बनती है कि गेस्ट अगर अपना टैक्स का भुगतान नहीं करता है तो वो पेमेंट होस्ट से लिया जाएगा। इसीलिए एक प्रावधान है कि होस्ट से कहा जाता है कि जब भी आप पेमेंट करें गेस्ट को तो आप जो है उसमें से जो टैक्स बनता है टीडीएस काट करके ही टैक्स का पेमेंट करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, डीम्ड एसएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। तो चाय के उत्पादन में और चाय के उत्पादन व विक्रय में कहते हैं एग्रीकल्चरल इनकम कितना है और बिजनेस इनकम कितना है। तो याद रखिए चाय के उत्पादन में वैसे तो 60% क्या है एग्रीकल्चरल इनकम है और 40% क्या है बिजनेस इनकम होता है। इसी प्रकार से अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी में रेशियो कितना होता है 75% एंड 25% का रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट की कौन से सेक्शन के तहत एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि कृषि आय कर मुक्त होती है? ऑप्शन देखिए, ए सेक्शन 15 धारा 15, बी सेक्शन 6 धारा 6, सी सेक्शन 10 धारा 10 और डी सेक्शन 10(1). तो देखिए एग्रीकल्चरल इनकम जो एग्जेम्प्ट होती है इनकम टैक्स की कौन से सेक्शन के तहत? डी विल बी द राइट आंसर, सेक्शन 10(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ ए मेल एसएससी शैल बी इंक्लूडेड इन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम व्हेन। पुरुष करदाता की कृषि आय उसकी गैर कृषि आय में तभी जोड़ी जाएगी जबकि, ऑप्शन देखिए, द एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द एसएससी इज मोर देन 600, बी द एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द एसएससी इज ₹600, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एसएससी 2 लाख, सी द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द एसएससी इज मोर देन 2 लाख, करदाता की गैर कृषि आय 2 लाख से अधिक है, डी द एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द एसएससी इज मोर देन 5,000 एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द एसएससी 2,50,000। याद रखिए एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को 2,50,000 से अधिक होगा। जब ये दोनों कंडीशन होगी तभी इसको जो है आपस में जोड़ा जाएगा, गैर कृषि आय को कृषि आय में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम इज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग हेड ऑफ इनकम। कृषि आय आय के निम्नलिखित शीर्षक के अंतर्गत जोड़ी जाती है। ऑप्शन देखिए, ए कैपिटल गेन, बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सी एग्रीकल्चरल हेड, डी नन ऑफ दिस। देखिए ये जो हेड्स हैं वो 5 हेड्स कौन कौन से? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एग्रीकल्चरल इनकम इन 5 हेड में नहीं आता। और दूसरी बात यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चरल हेड, तो एग्रीकल्चरल हेड कोई होता ही नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय है जो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वहाँ से जो प्राप्त इनकम है वो कैसी है? तो कहते हैं ए एग्रीकल्चरल इनकम, बी कैजुअल इनकम, सी बिजनेस इनकम, डी प्रोफेशनल इनकम। तो याद रखिए ये ए विल बी द राइट आंसर, ये एग्रीकल्चरल इनकम है, बशर्ते जो भी लैंड दी गई हो
वो लैंड क्या है जिसमें किराए पर भी दी हुई हो और किराया भी मिल रहा हो, तो वहाँ पर बेसिक ऑपरेशन जैसे टिलिंग ऑफ लैंड, कल्टीवेशन और इरिगेशन, सीडलिंग, ये सारे काम जो है बेसिक क्राइटेरिया पूरी कह गई हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, सम रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड शैल बी कवर्ड अंडर द कैटेगरीज ऑफ द फॉलोइंग इनकम। कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। ऑप्शन देखिए, ए एग्रीकल्चरल इनकम, बी बिजनेस इनकम, सी कैपिटल गेन, डी नन ऑफ दीज। तो जो कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त राशि है, राशि कहा गया, अमाउंट कहा गया है, उस पर फायदे को नहीं कहा गया। राशि जो है वो क्या, एग्रीकल्चर इनकम तो नहीं, बिजनेस इनकम नहीं, कैपिटल गेन ये भी नहीं, तो डी विल बी द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि भवन से प्राप्त आय को कृषि आय तभी मानेंगे जबकि, देखिए कृषि भवन किससे आय समझिएगा कैसे, जैसे कहीं पर लैंड है और वो लैंड कैसी है जो कि कृषि योग्य है, मतलब ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चरल लैंड के आसपास जब कभी कोई भंडार गृह, स्टोरेज या बिल्डिंग कोई होती है और जिसका यूज किस काम के लिए किया जाता है कि जो भी अनाज उत्पादन होता है, जो भी प्रोड्यूस है, उसको वहाँ पर रखने के लिए और उसको वहाँ से बेचने के लिए काम, जब इस तरह के भंडारण गृह या बिल्डिंग का यूज किया जाता है तभी उससे होने वाली आय को कृषि आय माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कह रहे हैं कि सर्टेन कंडीशन फुलफिल्ड है, ओनली वन कंडीशन इज फुलफिल्ड है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल फॉर्म विल बी नेवर बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम, और डी नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए आप, इसमें अगर सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होती है तो ही उसको जो है माना जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ वुमेन एसएससी हर एग्रीकल्चर इनकम 8,000 शैल बी इंक्लूडेड इन हर टोटल इनकम इफ हर टोटल इनकम इज मोर देन द फॉलोइंग। कहते हैं कोई भी महिला है जिसकी 8,000 रुपये की उसकी कृषि योग्य आय है, तो उसको हम कब इंक्लूड करेंगे, कहा गया है कि इंक्लूड टोटल इनकम में कब इंक्लूड करेंगे। तो ऑप्शन देखिए इसमें, ए 1,35,000, बी 1,50,000, सी 2,50,000, डी 2,25,000। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2,50,000 से जब ज़्यादा हो जाएगी तो उसको टोटल इनकम में हम इंक्लूड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज 2,50,000। जो टैक्सेबल इनकम है वो 2,50,000 है। हिज एग्रीकल्चरल इनकम विल बी इंक्लूडेड इन दिस इनकम फॉर टैक्स पर्पज इफ मिनिमम एग्रीकल्चरल इनकम इज द फॉलोइंग। तो कह रहे हैं मिनिमम इनकम कितनी होगी कि हम उसको इसमें ऐड कर लेंगे 2,50,000 में। तो ऑप्शन देखिए, ए 50,000, बी 10,000, सी नो मिनिमम लिमिट, और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें ना तो 5,000 है ना ही 10,000, कोई मिनिमम ऐसा कुछ रखा ही नहीं गया है। हाँ 5,000 से अधिक है, यहाँ पर सिर्फ मिनिमम कहा गया 5,000 तो वो भी नहीं है, और मिनिमम 10,000 वो भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चरल इनकम इज फुली एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड। कृषि आय से पूर्णतया मुक्त है, कृषि आय कर से पूर्णतः मुक्त है, मतलब कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम इनकम टैक्स से क्या है, एग्जेम्प्टेड है। ऑप्शन देखिए, लैंड इज सिचुएटेड इन एनी रूरल इन इंडिया, भूमि भारत के किसी भी देहाती क्षेत्र में स्थित है। बी लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, भूमि भारत में स्थित है। सी लैंड इज सिचुएटेड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, भूमि भारत में स्थित है अथवा भारत के बाहर, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कि भूमि भारत में स्थित होना चाहिए, लैंड इज सिचुएटेड इन इंडिया, बस इतनी सी बात होनी चाहिए, तो वो कृषि आय कर से पूर्णतया मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज डन टू कंप्यूट टैक्स ऑन। कृषि आय का आंशिक एकीकरण निम्नलिखित पर कर की क्या करता है, ए नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बी एग्रीकल्चरल इनकम, सी बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, गैर कृषि व कृषि आय दोनों पर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि आय में सम्मिलित है एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स इनकम बाय एग्रीकल्चरल वर्क, रेंट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड फॉर एग्रीकल्चरल वर्क, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चरल इनकम उसी पे माना जाता है जहाँ पर सारे बेसिक ऑपरेशन प्रयोग किए गए हों, उपयोग किए गए हों, और वहाँ पर
इनकम बाय एग्रीकल्चर वर्क देखिए रेंट ऑन एग्रीकल्चर वर्क, और ये जो लैंड दी गई है किराए पे भले ही वो एग्रीकल्चरल वर्क के ही लिए दी गई, और सी इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर, तो सारे ही एग्रीकल्चरल आय में शामिल हो जाएगा। इस प्रकार डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्रीकल्चरल इनकम, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है? ए इनकम फ्रॉम लाइव स्टॉक, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, इनकम फ्रॉम कैटल ब्रीडिंग और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। तो याद रखिए इसमें ये जो ऊपर की तीनों इनकम है भले ही ये कृषि आय जैसी प्रतीत होती है लेकिन ये कृषि आय में नहीं होती है, इंक्लूड नहीं करते, इसको एक्सक्लूड किया जाता है। और रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, ये कृषि भूमि से प्राप्त किराया ही इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो दीज वर द 30 क्वेश्चंस ऑफ पीजीटी, यूपी पीजीटी एंड हरियाणा पीजीटी। और जल्दी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.